हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो ये राम मनोहर लोहिया का में जो स्टाफ नर्स का पेपर होने वाला है 9 फरवरी को। तो उसका मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं। तो इसमें जो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे, तो 60 क्वेश्चन जो होंगे आपके जो जो मेन स्ट्रीम है उसके होंगे, और जो 10 क्वेश्चन होंगे वो जीएस के होंगे, और 10 जो होंगे इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। तो टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अपना फीडबैक जरूर वीडियो के लास्ट में दें कि आप लोगों को मतलब क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, और मतलब जो भी इंप्रूवमेंट करने वाला हो मॉक टेस्ट में वो उसके बारे में भी अपना इंपॉर्टेंट सजेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो टेस्ट को अटेंड करने का बेसिक तरीका ये है कि क्वेश्चन पहले आप लोग खुद से ट्राई करिए, फिर जो मैं आंसर बताता हूँ उससे आप लोग मैच कराइए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। क्योंकि इसमें जो है इसमें एक कट ऑफ निश्चित पहले से कर दी गई है कि इतना तो कम से कम नंबर लाना ही लाना है। जनरल को 50% लाना है, और ओबीसी और अदर जो कास्ट हैं उनको तो मतलब 40 मार्क्स लाने ही लाने हैं। अगर इससे कम आपका नंबर आता है तो आप लोग कंपटीशन में खुद से ही पहले से ही बाहर हैं। अगर इससे ऊपर आता है तो आप लोगों की कट ऑफ बनाई जाएगी। तो देर ना करते हैं, देखते हैं आज के टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रत्येक निलय द्वारा प्रति मिनट पंप किए गए रक्त की मात्रा क्या कहलाती है। तो प्रत्येक मिनट प्रत्येक निलय द्वारा जो प्रति मिनट जो पंप की जाने वाली जो ब्लड की मात्रा है इसको क्या कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है कार्डियम आउटपुट कहा जाता है। तो ये कार्डियम आउटपुट के बारे में देखते हैं। कार्डियम आउटपुट जो होता है, बाएं और दाएं निलय से जो प्रति मिनट जो है पंप किए गए रक्त की मात्रा जो होती है इसको कार्डियम आउटपुट कहा जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो कार्डियम आउटपुट जो है, ये जो है विराम की स्थिति में जो औसत वयस्क के लिए कार्डियम आउटपुट शरीर के सतह क्षेत्र के लगभग 3 लीटर प्रति वर्ग मीटर या 5 लीटर प्रति मिनट जो होता है जो ब्लड का जो वॉल्यूम जो फ्लो करता है, इसी को जो कहा जाता है कार्डियम आउटपुट कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिया हुआ है, तो आप लोग इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इंग्लिश में भी दिया हुआ है, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं ताकि आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग बने। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, कार्डियम आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हार्मोन रेनिन किसके द्वारा संश्लेषित होता है। तो हार्मोन रेनिन जो है संश्लेषित होता है किसके द्वारा संश्लेषित होता है, तो इसके बारे में बताइए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो संश्लेषित होता है जकास्टा ग्लोमेरुलस एपेटस के द्वारा जो है ये संश्लेषित होता है रेनिन हार्मोन्स। तो इसके बारे में देखते हैं। जो रेनिन हार्मोन्स होता है, रेनिन हार्मोन्स जो है रेनिन का उत्पादन जो होता है कणिका में जकास्टा ग्लोमेरुलस जो कोशिकाओं में संग्रहित किया जाता है, जो कि संशोधित महाधमनी चिकनी पेशी कोशिकाएं हैं जो अभिवाही धमिका में के माध्यम से पाई जाती हैं। तो इसका ऑप्शन जो ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इंग्लिश में देख सकते हैं, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हार्मोन ग्लूकागॉन किसके द्वारा स्रावित होता है। तो ग्लूकागॉन हार्मोन जो है ये किसके द्वारा स्रावित होता है। तो ये जो होता है अग्नाशय के अल्फा कोशिकाओं के द्वारा जो है ग्लूकागॉन हार्मोन जो है स्रावित होता है। तो इसके बारे में देखते हैं। ग्लूकागॉन जो है यह अग्नाशय के लैंगर-हैंस के आइलेट्स की अल्फा कोशिकाओं द्वारा जो स्रावित होता है, यह एक प्रकार का जो है बहुपेप्टाइड जो हार्मोन्स होता है। तो ये जो ग्लूकागॉन हार्मोन है ये अग्नाशय के अल्फा कोशिकाओं से निकलता है। तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इंग्लिश में देखते हैं क्वेश्चन। तो इंग्लिश में जो इसका ऑप्शन है, इंग्लिश में भी इसका आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, तो इसका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सिस्टोमेट्री डैश में आयतन और दाब परिवर्तन का अध्ययन है। तो सिस्टोमेट्री किसमें जो है जो मतलब किसके परिवर्तन का अध्ययन है, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है 2 करेक्ट हो जाएगा। ये जो है सिस्टोमेट्री जो है ये मूत्राशय में आयतन और दाब परिवर्तन का अध्ययन इसके द्वारा किया जाता है, सिस्टोमेट्री के द्वारा। तो इसके बाद हम देखते हैं। सिस्टोमेट्री वह विधि है जिसके द्वारा मूत्राशय के दाब मात्रा संबंध को मापा जाता है। यह एक परीक्षण है जिसका उपयोग जो है मूत्राशय को भरने और खाली करने के समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है जो बी करेक्ट हो जाएगा। तो इंग्लिश में क्वेश्चन देखते हैं। तो इंग्लिश में जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो बी करेक्ट हो जाएगा। यूरेटरी जो ब्लैडर है ये है, इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, बच्चों के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार जो है बीसीजी का टीका कब दिया जाता है। तो बीसीजी का टीका जो बच्चों को दिया जाता है ये जन्म के समय दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो दिया जाता है जन्म के समय दिया जाता है। और अब देखते हैं इसके बारे में। तो जो बीसीजी का टीका है जन्म के समय या 1 वर्ष की उम्र में तक जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है बीसीजी का टीका दिया जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा जन्म के समय। और जो हेपेटाइटिस बी जो है बी ये जन्म की खुराक है, ये जो है जन्म के समय या 24 घंटे के भीतर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको हेपेटाइटिस को दिया जाता है। हेपेटाइटिस बी का टीका जो है उसको जन्म से जितने मतलब जन्म के 24 घंटे के अंदर दे दिया जाता है। तो यहाँ पे जो बीसीजी पूछा है तो बीसीजी का ऑप्शन हो जाएगा जन्म के समय। तो इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसको इंग्लिश में देख सकते हैं आप लोग।
तो इसका ऑप्शन जो है बर्थ, तो इसका ऑप्शन जो बर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों में कुकुर खांसी किसको दर्शाती है? तो ये जो इसको जो कहा जाता है वुपिंग कफ कहा जाता है, तो ये जो बच्चों में है ये किसको दर्शाती है? तो ये जो दर्शाती है ये किसको दर्शाती है? तो ये पर्ट्यूसिस को दर्शाती है। इसका ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा, पर्ट्यूसिस। तो इसके बारे में देखते हैं। पर्ट्यूसिस जो है एक तीव्र श्वसन पथ संक्रमण जिसे जो है सिडेनस हेम या पर्ट्यूसिस के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसका अर्थ होता है तीव्र खांसी या कुकुर खांसी। इसको वुपिंग कफ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं। तो ये इसका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पर्ट्यूसिस। तो ये इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंजक्टिवा में बिटोरा स्पॉट किसकी कमी के कारण होता है? तो कंजक्टिवा में बिटोटा स्पॉट जो है किसकी कमी की वजह से होता है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो जो बिटोट स्पॉट जो होता है कंजक्टिवा पर दिखाई देने वाला अलग सफ़ेद धब्बे या झिल्ली जो आंख के अधिकांश दृश्य भाग को जो शामिल करता है। तो जो बिटोट स्पॉट जो है ये विटामिन ए की कमी से और कभी कभी जो है दीर्घकालीन नेत्र जिसकी वजह से जो आंखें जो सूज जाती हैं, तो ये जो होता है विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो बिटोट स्पॉट है ये विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हुक वार्म अकुंस कृमि को संदर्भित करता है। तो ये जो कीड़े जो तो हुक वार्म हेलमेट्स जो होते हैं ये किसको संदर्भित करता है इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो संदर्भित करता है ये एकिलोस्टोमा डुओडेनल को जो है संदर्भित करते हैं हुक वार्म। तो इसके बारे में देखते हैं। ये जो हुक वार्म होते हैं ये जो है मृदा संचालित कृमि हैं जो मानवों को संक्रमित करते हैं, और ये जो बेसिकली जो संक्रमण जो फैलाते हैं ये मनुष्य के जो आंतों में संक्रमण फैलाते हैं। तो इसका ऑप्शन जो ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विध्रुवी भावनात्मक विकार के उपचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली औषधि कौन सी होती है? तो ये जो इसमें जो मेडिसिन यूज की जाती है ये जो है लिथियम यूज की जाती है। तो इसके बाद देखते हैं। द्विध्रुवी भावनात्मक विकार जो है ये जो है एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जिसमें जो सामान्य भावनाएं तीव्र और अक्सर अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाती हैं। द्विध्रुवी विकार वाले लोग खुशी, ऊर्जा और स्पष्टता के चरम से उदासी और थकान और भ्रम की ओर तेज़ी से बढ़ते हैं। तो इनमें जो है मतलब मेंटली डिसऑर्डर होता है। तो इसके लिए जो उपचार के लिए जो मेडिसिन यूज की जाती है वो लिथियम में जो है वो यूज की जाती है। तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं इसका लिथियम करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संभृत भित्त या क्लस्ट्रोफोबिया निम्नलिखित में से किसके भय को संदर्भित करता है? तो जो क्लस्ट्रोफोबिया जो होता है ये एक बंद स्पेस की वजह से होता है। तो ये बंद स्थान की वजह से जो है क्लस्ट्रोफोबिया होता है। तो ये इसका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा, बंद स्थान। तो इसको इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं ये जो क्लोज स्पेस बंद स्थान की वजह से जो है क्लस्ट्रोफोबिया जो जिसको क्लस्ट्रोफोबिया होता है उसको जो बंद जगह से जो डर लगता है। तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है विद्युत आक्षेपी चिकित्सा के लिए सबसे आम संकेत क्या है? तो ये विद्युत आक्षेपी चिकित्सा के सबसे आम संकेत क्या है? तो इसके ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। आत्मघाती जोखिम के साथ गंभीर अवसाद, ये जो है विद्युत आक्षेपी चिकित्सा के लिए सबसे आम संकेत है। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं इस क्वेश्चन को जो जिससे बेटर समझ में आएगा। तो देखते हैं द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। जो सीवियर डिप्रेशन विद सुसाइडल रिस्क, ये इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें जो देखते हैं तो ये जो ECT जो है इसमें जो है इसको जो कहा जाता है इसे इलेक्ट्रिक शॉक भी कहा जाता है। यह जो है यह मनोरोग उपचार में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, इसका ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है निम्नलिखित में से कौन सा रोग ईटिंग डिसऑर्डर है? तो ईटिंग डिसऑर्डर कौन सा रोग है जिसमें जो भूख से संबंधित कौन सा डिसऑर्डर है? तो इसका जो करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। जो बुलियम नर्वोसा है ये एक प्रकार का जो ईटिंग डिसऑर्डर है। तो इसमें देखते हैं यह एक प्रकार जो बुलियम नर्वोसा है यह एक विकार है जिसमें लोग बड़ी मात्रा में भोजन तो करते हैं और फिर जो है खुद से ही उल्टी करते हैं। तो इसको जो कहा जाता है बुलिमिया नर्वोसा इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार की इस बीमारी में जो है लोग खाना तो अधिक खाते हैं लेकिन बाद में उनको एहसास होता है कि उन्होंने ज़्यादा खाना खा लिया, तो उसको जल्दी से निकालने के लिए वो खुद से ही उल्टी करते हैं। तो इसको जो कहा जाता है बुलिमिया नर्वोसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 12 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। बार बार चिकित्सा आश्वासन के बावजूद गंभीर रोग होने के डर से लगातार चिंतित रहना क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है इसको जो कहा जाता है हाइपोकार्डियोसिस
कहा जाता है हाइपोकॉर्डियासिस इसको कहा जाता है, इसको रोग भ्रम कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन में 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं। हाइपोकॉर्डियस इसे अत्यधिक चिंतित या किसी रोग होने की चिंता के रूप में परिभाषित किया जाता है। और सरल शब्दों में इसका जो अर्थ होता है, इस बात पर आसक्त होना है कि यह आपको वर्तमान समय में कई रोग हैं, मतलब इसमें रोगी को लगता है कि इसको प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे रोग हैं, तो इससे रोगी जो टेंशन में रहता है, तो इसको जो कहा जाता है हाइपोकार्डियोसिस कहा जाता है। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं। तो इसका करेक्ट यहाँ पे इंग्लिश में आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो है, काला आजार रोग को संचारित करने वाला वाहक कौन सा है। तो काला आजार जो रोग है, इसको कौन फैलाता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये जो फैलता है, ये जो सैंड फ्लाई की वजह से फैलता है। तो इसका ऑप्शन जो ए करेक्ट हो जाएगा। तो जो काला आजार रोग है, ये जो फैलता है, ये सैंड फ्लाई से फैलता है। तो इसको जो सैंड फ्लाई का जो इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसको जो कहा जाता है लेशमेनियासिस कहा जाता है। और इसके बारे में देखते हैं। काला आजार की जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं, इसमें जो बुखार आना, हेपेटोमेगालोसिस में अरक्तता, मतलब जो ब्लड खून की कमी हो जाना, चेहरे और पैर की जो त्वचा का जो काला पड़ जाना, ये जो है सब ये सारे जो लक्षण है, ये काला आजार के लक्षण है। तो ये जो फैलाती है, ये सैंड फ्लाई के थ्रू इसको फैलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो वेक्टर है जो काला आजार का, तो वेक्टर जो है ये सैंड फ्लाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो है, आंतों के जीवाणु फ्लोरा निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण में मदद करते हैं। तो आंतों के जीवाणु फ्लोरा जो है निम्नलिखित में किसके संश्लेषण में मदद करते हैं। तो ये जो पेट में जो जीवाणु होते हैं, पेट में जो कीड़े होते हैं, ये भी मतलब हमारे लिए अच्छे होते हैं। तो ये किसके लिए किसको संश्लेषण करने में मदद करते हैं। तो ये जो हेल्प करते हैं, ये विटामिन के जो संश्लेषण के लिए मदद करते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। और विटामिन के जो है हमारे शरीर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो विटामिन के ही होता है। यहाँ पे आप लोग ये बताइए, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम बताइए, और विटामिन B12 का जो है रासायनिक नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट, और यहाँ पे आप लोग इंग्लिश में देख सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 जो है, स्कैबिज एक त्वचा विकार है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो ये जो होता है इच माइट की वजह से होता है। तो ये देखते हैं। तो स्कैबिज जो होता है ये खुजली वाली त्वचा की स्थिति को जो है, जो सरकोप्टस स्कैबिज नामक एक छोटे इच माइटिस के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और इसके जो लक्षण होते हैं, कलाई पर उंगलियों या कोहनी बगल या बेल्ट लाइन पर जो है, इसके जो है छोटी छोटी फुंसी जैसे या दरारें दिखाई देती हैं। तो ये जो है स्कैबिज के जो लक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इंग्लिश में देख सकते हैं, ये इच माइट जो है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो है, गर्भावस्था के 28 सप्ताह से लेकर जन्म के 7 दिनों के बीच की अवधि में होने वाली शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 कुल जन्म क्या कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, ये जो कहलाती है प्रसवकालीन मृत्यु दर कहलाती है। तो इसका ऑप्शन जो है थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है प्रसवकालीन मृत्यु दर कहा जाता है, जो है 28 सप्ताह से लेकर के जो जन्म के 7 दिनों के बीच में जो शिशु की मृत्यु होती है, इसको जो कहा जाता है प्रसवकालीन मृत्यु दर कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग इंग्लिश में देख सकते हैं, इंग्लिश में इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संक्रमणीय पदार्थ फोमाइट्स जनित संचरण का तात्पर्य डैश के माध्यम से रोगों का संचरण है। तो ये क्या है, ये रोग किसके संचरण से होते हैं। तो ये जो होते हैं दूषित सामग्री की वजह से होते हैं। तो ये जो है इसका जो तात्पर्य है, ये दूषित सामग्री से इसका तात्पर्य है। तो इसके बारे में देखते हैं। संक्रमणीय पदार्थ जनित संचरण जो होता है, रोगी के संक्रमण स्राव से दूषित जल तथा भोजन के अलावा दूषित सामग्री पदार्थ और स्वस्थ व्यक्ति के शरण देने के स्थानांतरित करने की वजह से ये होता है। तो इसका इसमें जो इसका संकेत होते हैं, जैसे मैले कपड़े, इसके जो उदाहरण मैले कपड़े, तौलिए और रुमाल या चम्मच, जो इन सबके जो शेयरिंग से ये जो फैलता है। तो ये सारा कुछ जो भी है, ये दूषित सामग्री की वजह से फैलता है। तो यहाँ इंग्लिश में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कंटेमिनेटेड आर्टिकल्स की वजह से जो है ये फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जो है, दर्दनाक महामारी को क्या कहा जाता है। तो दर्दनाक महामारी को जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन जो है थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है डिसमेनेरिया इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डिसमेनेरिया जो है, ये दर्दनाक महामारी का वर्णन करने वाला एक शब्द है, जिसे आमतौर पर गर्भाशय के संकुचन के कारण होने वाली ऐंठन शामिल है। तो इसको जो कहा जाता है डिसमेनेरिया इसको कहा जाता है। तो इसको आप लोग इंग्लिश में देख सकते हैं, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज, इसको जो कहा जाता है डिसमेनेरिया इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है थर्ड करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्थित एब्रोप्टोसिस प्लेसेंटा का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ये जो है प्रसव पूर्व रक्तस्राव जो है, ये जो है एब्रोप्टोटिव प्लेसेंटा का अर्थ है। तो इसके बारे में देखते हैं। एब्रोप्टियो प्लेसेंटा यह गर्भ धारण के 20 सप्ताह के बाद प्रसव के दूसरे चरण तक सामान्य रूप से रोपित अपरा का गर्भाशय की भित्ति से समय से पहले अलग होना है। तो इसको जो कहा जाता है एब्रोप्टियो प्लेसेंटा कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप लोग इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में काफ़ी थोड़ा आसान पड़ेगा, तो इसको जो पढ़ सकते हैं, द कंडीशन अब्रप्शन प्लेसेंटा इज रिफर। तो इसको जो कहा जाता है एंटीपार्टम हेमरेज इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है एंटीपार्टम हेमरेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भाशय में बेंडल का वलय आमतौर पर होता है। तो गर्भाशय में जो बेंडल का वलय जो आमतौर पर होता है, ये क्या होता है? तो ये जो होता है बेंडल का वलय जो होता है, ये जो है बाधित श्रम। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है बाधित श्रम कहा जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो जो बाधित श्रम है, इसे ऐसे श्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां गर्भाशय के अच्छे संकुचन के बावजूद खराब या कोई प्रगति नहीं होती। तो गर्भाशय में जो है कोई जो प्रगति नहीं होती, तो इसके बारे में ये कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है बाधित श्रम कहा जाता है। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं। तो इसको देखते हैं। बैंडल रिंग इन यूट्रस यूजुअली अकर ड्यूरिंग। तो ये जो बैंडल रिंग होती है यूट्रस में कब होती है? तो ये इसके बारे में पूछा गया। तो इसका ऑप्शन जो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये जो होती है ऑब्स्टेकल लेबर के टाइम जो है बैंडल रिंग जो है बनती है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो जो ऑब्स्टेकल लेबर जो होता है, इट कैन बी डिफाइंड एज द लेबर वेयर देयर इज अ पुअर और नो प्रोग्रेस ऑफ लेबर इज स्पाइट टू गुड यूट्रेन कंडीशन। तो जब कंडीशन यूट्रस की जो कंडीशन गुड होती है, लेकिन तब भी जो है जो लेबर का जो प्रोग्रेस नहीं होती है, तो उस कंडीशन को जो कहा जाता है ऑब्स्टेकल लेबर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 जो है, गर्भावस्था में ओलिगोहाइड्रोमोनियोसिस संदर्भित है। तो ये किससे संदर्भित है? तो ये जो संदर्भित है, इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये जो है कम एमनियोटिक द्रव स्तर से इसको जो संदर्भित किया जाता है। तो गर्भावस्था में जो ओलिगोहाइड्रोमोनियोसिस जो है, ये जो है कम एम्यूनोटिक द्रव स्तर से संदर्भित है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो ओलिगोहाइड्रोमोनियोसिस जो है, ये एम्यूनोटिक द्रव की मात्रा में कमी को संदर्भित करता है। और ये जो कमी हो जाती है, ये जो कमी जो है 200 मिलीग्राम से जो ज़्यादा की कमी हो जाती है, तो इसको जो कहा जाता है ओलिगोहाइड्रोमिनोसिस इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इंग्लिश में देखते हैं। ओलिगोहाइड्रोमिनोस इज प्रेगनेंसी रिफर। तो ये किससे संदर्भित है? तो इसका ऑप्शन जो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये रिड्यूस एमनियोटिक फ्लूइड लेवल जो है, इससे इसका संदर्भ है। तो इसका ऑप्शन जो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 जो है, प्यूपेरिया के दौरान यौन स्राव को क्या कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है लोकिया इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। लोकिया जो है, यह जो है प्रसवोत्तर अवधि के दौरान पहले 2 से 3 सप्ताह के लिए यौन स्राव के निर्वहन गर्भाशय शरीर गर्भाशय ग्रीवा और यौन से निकलता है। यह तो इसको इंग्लिश में देखते हैं। तो इसको देखते हैं। द वजाइनल डिस्चार्ज ड्यूरिंग टू प्रिपेरियम रिफर्स। तो ये जो होता है, इसको जो कहा जाए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसको जो कहा जाता है लोचिया इसको कहा जाता है। तो इसका सेकंड करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्तनधारी हृदय में प्राथमिक पेसमेकर कौन है? प्राथमिक पेसमेकर है। तो स्तनधारी हृदय में जो प्राथमिक पेसमेकर है, इसको जो कहा जाता है सिनोट्रायल नोड को इसको कहा जाता है। तो ये जो है जो प्राथमिक पेसमेकर का कार्य करता है, और इसको जो रिफर लिखा जाता है, इसको ऐसे के द्वारा लिखा जाता है। तो ये जो है सिनोट्रायल नोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इंग्लिश में देखते हैं। द प्राइमरी पेसमेकर इज द मेमेलियन हार्ट। तो ये जो है, इसको जो कहा है सिनोट्रायल नोड इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्वापेरिन है। तो एक्वापेरिन क्या है? तो एक्वापेरिन जो है एक प्रकार का जल चैनल है, जो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इसको इंग्लिश में देख सकते हैं। एक्वापेरिन जो है, ये है एक वाटर चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रकृति घातक कोशिकाएं इसका एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? तो प्रकृति घातक कोशिकाएं उदाहरण है, ये जो है जन्मजात इम्यूनिटी का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। तो जो नेचुरल किलर सेल आर एग्जाम्पल। तो नेचुरल किलर सेल जो होती है, एग्जाम्पल किसका है? तो ये जो है इसका ऑप्शन जो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है इनेट इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है नेचुरल किलर जो है।
और यहाँ पे जो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसके बारे में देखते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है मानव जीवन के दौरान जो है प्रतिरोध जो प्रतिरोध हासिल करता है, इसको जो कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। और जो है ये जो यहाँ पे जो है ऑटो इम्यूनिटी है, ऑटो इम्यूनिटी जो होता है जो सहनशीलता के नुकसान के कारण जो होता है, ये जो मतलब ऑटो इम्यूनिटी जो किसी चीज़ को सहन करने से जो इम्यूनिटी आती है, इसको जो कहा जाता है ऑटो इम्यूनिटी कहा जाता है। तो इसका तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एपेस्टिन बार वायरस विशेष रूप से प्रभावित करता है। तो एपेस्टिन बार वायरस जो प्रभावित करता है ये बी लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं को प्रभावित करता है। तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इसको इंग्लिश में देख सकते हैं, इसका जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ब्रेक बोन फीवर के संक्रमण में आम है। तो जो ब्रेक बोन्स जो फीवर है इसमें इसके संक्रमण के में क्या आम है? तो इसके संक्रमण में जो आम है ये डेंगू वायरस इस कंडीशन में जो है डेंगू वायरस होता है। तो ये जो ब्रेक बोन फीवर के संक्रमण के में आम है जो डेंगू वायरस आम है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए जो डेंगू वायरस होता है ये कौन से मच्छर की वजह, किस मच्छर की वजह से होता है? तो इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ देख सकते हैं जो ब्रेक बोन फीवर जो है ये जो है डेंगू वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऑटोक्लेवल स्टरलाइजेशन विसंक्रमण की एक विधि है। तो जो स्टरलाइजेशन जो है ये विसंक्रमण की जो विधि है ये किस टाइप की टेक्निक है? तो ये जो है नम गर्मी, स्टरलाइजेशन में जो है इसमें जो है जो मॉइस्ट एयर जो है, मॉइस्ट जो हीट है उसका यूज किया जाता है। तो ये जो है नम गर्मी की एक विधि है। तो यहाँ इसका देख सकते हैं, इंग्लिश में देख सकते हैं। तो ये जो है मॉइस्ट हीट की जो है स्टरलाइजेशन, ये जो है मॉइस्ट हीट की एक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेंटॉक्स परीक्षण संक्रमण के निदान के लिए अंतर्त्वचीय परीक्षण है। तो जो मेंटॉक्स परीक्षण संक्रमण के निदान के लिए जो अंतर्त्वचीय परीक्षण है ये किसके लिए है? तो ये जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए है। तो इसका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। ये जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो है मेंटॉक्स परीक्षण किया जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं, ये जो मॉन्टेक्स जो टेस्ट है इसके बारे में देखते हैं। मॉन्टेक्स परीक्षण यह निर्धारित करने का एक मानक तरीका है कि व्यक्ति में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से संक्रमित है या नहीं। तो इसके लिए जो किया जाता है मॉन्टेक्स परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग इंग्लिश में देख सकते हैं जो मॉन्टेक्स जो टेस्ट है ये किसके लिए किया जाता है? तो ये जो किया जाता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस संक्रमण का तरीका मुख्य रूप से है। तो हेपेटाइटिस बी जो वायरस है ये संक्रमण किसकी वजह से होता है? तो ये जो होता है ये जो पेरेंटरल की वजह से होता है। तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। जो हेपेटाइटिस बी वायरस जो है ये रोग जनन वायरस है और ये जो है यकृत की कोशिकाओं को संक्रमित करता है। और यह जो हेपेटाइटिस जो बी है ये जो है हमारे लीवर को जो डैमेज करता है। और ये जो हेपेटाइटिस बी वायरस के संक्रमण का तरीका जो है ये पेरेंटरल जो है ये इसका तरीका है। तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो इसको इंग्लिश में देख, तो इसका जो तरीका है ये पेरेंटरल इसका तरीका है। तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 32 है। HIV संक्रमण में खिड़की की अवधि उस अवधि को संदर्भित करती है जिसमें HIV संक्रमित व्यक्ति होता है। तो ये जो खिड़की की जो अवधि होती है, जो खिड़की की अवधि होती है ये किसको संदर्भित करता है? तो ये जो संदर्भित करता है एंटीबॉडी के नकारात्मक को जो है ये संदर्भित करता है। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो जो इंग्लिश में दिया हुआ है द विंडो पीरियड इन HIV इन्फेक्शन रिफर टू द पीरियड ऑफ द विच द HIV इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये जो करता है नेगेटिव एंटीबॉडीज़ को जो रिफर करता है विंडो पीरियड। तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिए जो विंडो पीरियड है, विंडो पीरियड जो है ये HIV से इसका संबंध है विंडो पीरियड का। तो ये इसमें जो है इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नसों की सूजन कहलाती है। तो नसों में जो सूजन होती है इसको जो कहा जाता है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसको जो कहा जाता है फिलीबाइट्स इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं। जो फिलीबाइट्स जो है नसों की सूजन है जिसमें जो है जो नसों की दीवारें हो, जो नसों की जो बाहरी लेयर होती है इनमें जो सॉइलिंग आ जाती है। तो ये जो है नसों की सूजन है फिलीबाइट्स। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं। जो 33 जो है इसको इंग्लिश में देखते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन्स इज कॉल्ड। तो इसको जो कहा जाता है फिलीबाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 जो है रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला थक्का रोधी कौन था? तो रक्त जो ब्लड में जो नेचुरली जो पाया जाता है एंटी कोगुलेंट एलिमेंट जो पाया जाता है वो कौन सा है जिसकी वजह से जो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हेपेरिन जो है एंटी कोगुलेंट होता है जो ब्लड में पाया जाता है जिसकी वजह से जो है ब्लड की जो क्लॉटिंग नहीं होती है ब्लड वेसल के अंदर। तो ये यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा।
और यहाँ पे जो ये जो थ्रोम्बिन जो दिया हुआ है, यह एक ऐसा कारक है जो फाइब्रोजन के रूपांतरण को उत्प्रेरित करता है। इसकी वजह से जो थ्रोम्बिन की वजह से जो है फाइब्रोजिन का जो निर्माण होता है। और ये यहाँ पे जो फाइब्रोजन जो है ये एक प्रोटीन है जो हमारे शरीर में रक्त के थक्के बनने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो थ्रोम्बिन की वजह से जो है फाइब्रोजिन बनता है, और ये जो है ब्लड की क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो 34 का जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हिपैरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इंग्लिश में देख सकते हैं यहाँ पे द नेचुरली अकरिंग द एंटीकोगुलेंट इन द ब्लड। तो जो ब्लड में जो एंटीकोगुलेंट जो नेचुरली होता है वो हिपैरिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपनैदानिक हाइपोथायराइडिज्म में जैव रासायनिक परीक्षण में पता चलता है। तो जो हाइपोथायराइडिज्म में जो जैव रासायनिक जो परीक्षण किया जाता है, इसमें क्या पता चलता है? तो इसमें जो पता चलता है बढ़ा हुआ TSH का जो स्तर है ये पता चलता है। तो 35 को इंग्लिश में देखते हैं। बायोकेमिकल टेस्ट इज सब क्लिनिक हाइपोथायराइडिज्म इज शो। तो ये जो हाइपोथायराइडिज्म में जो बायोकेमिकल जो टेस्ट होता है ये क्या शो करता है? तो ये जो राइट TSH लेवल को जो है ये संदर्भित करता है। तो इसका ऑप्शन जो है थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन पथ में रक्त का निष्कासन कहलाता है। तो इसका जो यहाँ ऑप्शन जो है इसका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है रक्त निष्कासन कहा जाता है। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं, हिंदी काफ़ी टफ है तो इसको जो है इंग्लिश में देखते हैं। तो 36 जो है द एक्सपेक्टोरेशन ब्लड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्स इज कॉल्ड। तो ये जो कहा जाता है इसको जो कहा जाता है हेमियोपाइटोसिस इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 जो है एंजाइना पेक्टोरोसिस में एस्पिरिन दवा की क्रिया का तंत्र है। तो एंजाइना पेक्टोरोसिस में एस्पिरिन दवा की क्रिया का तंत्र है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये जो हो जाएगा प्लेटलेट्स एकत्रीकरण को रोकना। ये इसका जो मुख्य कार्य हो जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं। एंजाइना पेक्टोरोसिस यह जो है या मायोकार्डियल इस्कीमिया के परिणाम स्वरूप अपर्याप्त रक्त प्रवाह के कारण होने वाला तीव्र हृदय दर्द है। इसमें जो है कम रक्त प्रवाह मायोकार्डियम में ऑक्सीजन की कमी का कारण बनता है, और जो है इसी की वजह से जो है दर्द ये जो है दर्द का कारण बनता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये जो है प्लेटलेट्स एकत्रीकरण को रोकना इसका जो मुख्य कार्य है। तो यहाँ पे आप लोग इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 जो है स्थित कोलियोलोसिस पत्थरों को संदर्भित करता है। तो ये किसको संदर्भित करता है? तो इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये जो संदर्भित करता है ये पित्ताशय को संदर्भित करता है। तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप लोग यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। द कंडीशन ऑफ क्लोरोलिथिस रिफर्स टू स्टोन। इसको जो कहा जाता है इसको जो है गॉल ब्लैडर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 जो है सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मूत्र कैथेटर है। तो सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला जो यूरिन कैथेटर है ये कौन सा है? तो ये जो कैथेटर है ये फोली कैथेटर है। तो इसका ऑप्शन जो है थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको आप लोग इंग्लिश में देख सकते हैं द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूरिनरी कैथेटर। तो ये जो है इसका ऑप्शन जो थर्ड करेक्ट हो जाएगा। फ्लोरी कैथेटर जो है ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 जो है गैस्ट्रिक लेवेज एक प्रक्रिया है जिसे धोने या सींचने के लिए किया जाता है। तो गैस्ट्रिक लेवेज एक प्रक्रिया है जिसे धोने या सींचने के लिए किया जाता है। ये किस में किया जाता है? तो ये जो किया जाता है ये पेट के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं गैस्ट्रिक पानी से धोना, या ये जो है पेट धोने या गैस्ट्रिक सक्शन के रूप में भी जाना जाता है। ये पेट की सामग्री को साफ करने की प्रक्रिया है। यह पेट में जो मतलब जहर बनता है उसको भी खत्म करता है। तो ये जो धोने या सींचने की जो क्रिया है ये पेट के लिए है। तो यहाँ पे आप लोग इसको इंग्लिश में देख सकते हैं गैस्ट्रिक लेवरेज प्रोसीजर डन टू वॉश एंड इरीगेटेड। तो ये किसके लिए है? तो ये स्टमक के लिए है। तो इसका ऑप्शन जो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 जो है निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण की एक विधि है? तो जन्म नियंत्रण जो बर्थ कंट्रोल की कौन सी विधि है इसके बारे में पूछा गया। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। IUD जो है ये एक प्रकार की बर्थ कंट्रोल की टेक्निक है। और यहाँ पे जो IUD है इसका जो फुल फॉर्म होता है इसको जो कहा जाता है इंट्रा यूट्रिन डिवाइस इसको कहा जाता है। तो ये जो है एक प्रकार की जो बर्थ कंट्रोल की जो टेक्निक है। तो इसको इंग्लिश में यहाँ पे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ द बर्थ कंट्रोल। तो ये जो है IUDs जो है ये जो बर्थ कंट्रोल डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 जो है उपकेंद्र स्तर पर डैश की भागीदारी से घर घर सर्वेक्षण किया जाता है। तो ये जो सर्वेक्षण किया जाता है उपकेंद्र पर तो ये आशा की भागीदारी में से जो है सर्वेक्षण किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पे आप लोग इंग्लिश में देख सकते हैं। तो ये जो सब सेंटर में जो हाउस होल्ड सर्वे किया जाता है, ये जो किया जाता है आशा की पार्टिसिपेशन के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 जो है, एक पुरुष रोगी को पूर्ण रक्त की एक यूनिट प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, नर्स को किस प्रकार के अंतःशिरा उपकरण का उपयोग करने का पर विचार करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इसको विचार करना चाहिए एक भेदन बोर कैरेक्टर जो कैथेटर है, इसके लिए इस पर उसको विचार करना चाहिए नर्स को। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं क्वेश्चन को। तो इंग्लिश में जो क्वेश्चन है, ए मेल पेशेंट नीड टू रिसीव यूनिट ऑफ द होल ब्लड, व्हाट टाइप ऑफ द इंट्रोवेरियस डिवाइस शुड बी नर्स कंसीडर स्टार्टिंग। तो जो स्टार्टिंग में जो नर्स जो कंसीडर करेगी डिवाइस को, इसका जो ये ए लार्ज बोर कैथेटर का जो है इसको इस्तेमाल करेगी। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 44 है, नॉन हॉक्जिन लिम्फोमा से पीड़ित एक रोगी को इड्रोबिस दवा प्राप्त हो रही है, निम्नलिखित में से क्या नर्स को इंगित करेगा कि रोगी दवा से संक्रमित जो संबंधित प्रतिकूल प्रभाव अनुभव कर रहा है। तो ये जो क्या होगा, तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। डिसरिथमिया जो है ये अनुभव करेगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, डिसरिथमिया। तो यहाँ पे आप लोग इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम प्रवेश परत के ऊपर से जल निकालता है। तो ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, उथला कुआं। तो 45 को जो इंग्लिश में देखते हैं, विच टाइप ऑफ द वाटर एबव द फर्स्ट इम्प्रेवेस लेयर। तो ये जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सैलो वेल जो उथला कुआं है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जहाँ से जो है पानी निकाला जाता है, स्वच्छ पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 46 है, फेफड़ों में गैस का विनिमय किसके द्वारा किया जाता है। तो फेफड़ों में जो गैस का विनिमय जो किया जाता है, ये कूपिका के द्वारा जो है गैसों का विनिमय किया जाता है। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं। तो इंग्लिश में जो इसको जो कहा जाता है इंग्लिश में, इसका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ये जो एलवेल जो होती हैं, ये जो कूपिकाएँ, इनके द्वारा जो है गैसों का जो गैसों को जो एक्सचेंज किया जाता है लंग्स में, तो ये जो है एलवेल को ज़्यादा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निर्जलित आलूओं, पालक, फूलगोभी और रागी में आर्द्रता की मात्रा डैश होनी चाहिए। तो ये जो होनी चाहिए, इनमें जो नमी की मात्रा होनी चाहिए, तो ये 18 से 24 होनी चाहिए। 18 से 24% जो है इन सब में जो है मॉइस्चर होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इंग्लिश में देख सकते हैं, इसका ऑप्शन जो थर्ड करेक्ट हो जाएगा, 18 से 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार का मूल उद्देश्य नहीं है। तो जो प्राथमिक उपचार का जो मूल उद्देश्य नहीं है, इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। घायल व्यक्ति को वेंटिलेटर पर रखना, ये जो है प्राथमिक उपचार में नहीं आता है। तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो दर्द को दूर करना, तत्कालीन प्रभाव, ये सारे जो हैं तत्कालीन देखभाल करना, ये सब जो है प्राथमिक उपचार में आते हैं। तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो 48 को आप लोग इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट एड का जो ऑब्जेक्टिव, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 49 जो है, बच्चों में किस अवस्था में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। तो ये जो ईर्ष्या उत्पन्न होती है, ये 3 से 4 साल की उम्र में जो बच्चों में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं, एट वॉट एज डज द ज्वेलसी राइज इन चिल्ड्रन। तो जो बच्चों में जो ज्वेलसी होती है, ये जो है 3 से 4 साल की उम्र में जो बच्चों में ज्वेलसी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्निहित परितोषक का उदाहरण है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एक कर्मचारी की आत्ममूल्यों की भावना जो है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं। तो इंग्लिश में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द इंट्रेंसिंग रिवॉर्ड। तो इंट्रेंसिंग रिवॉर्ड के जो एग्जाम्पल है, ए एम्प्लॉय फीलिंग ऑफ द सेल्फ वर्थ। तो एक एम्प्लॉय जो है फीलिंग ऑफ द सेल्फ वर्थ जो है, ये उसकी जो है इंट्रेंसिंग रिवॉर्ड की जो कंडीशन है। तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 जो है, मासिक धर्म स्वच्छता योजना को किस आयु वर्ग की किशोरियों के लिए लागू किया गया है। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो स्कीम जो है, ये किस एज के लिए लागू किया गया है। तो ये जो लागू की गई है, 10 से 19 वर्ष की जो आयु की जो किशोरियाँ हैं, उनके लिए लागू किया गया है। तो इसको यहाँ पे इंग्लिश में देखते हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम जो है, ये जो लागू की गई है, ये जो की 10 से 19 साल की जो है गर्ल्स के लिए लागू किया गया है। तो इसका ऑप्शन जो सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक दिन के भीतर होने वाले ज्वर, व्याकुलता, दर्द और पुटिकाओं द्वारा अभिलक्षित होता है। तो ये जो होता है, ये चिकन पॉक्स से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन जो सेकंड करेक्ट हो जाएगा। और चिकन पॉक्स जो होता है, ये वेरियोला जोस्टर विषाणु के कारण जो होता है, ये जो चिकन पॉक्स। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं।
तो 52 का जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा चिकन पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अजन्मे बच्चे में प्लेसेंटा के माध्यम से मात्र प्रतिरक्षी का संचरण किसका उदाहरण है? तो ये जो है इनएक्टिव इम्यूनिटी का उदाहरण है। तो ये जो है निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ये है इसका उदाहरण है। जो अजन्मे बच्चे में जो प्लेसेंटा के माध्यम से जो माता से जो प्रतिरक्षी का संचरण जो होता है बच्चे में, ये जो है ये इनएक्टिव इम्यूनिटी का उदाहरण है। तो इसका जो है ये जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 54 जो है, एडालीमुबेन दवा को आमवतीय अतिशोध उपचार के लिए एक रोगी को दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दुष्प्रभाव इस दवा से संबंधित है? तो ये जो इसका संबंध है, ये जो शून्यता का जो दुष्प्रभाव है इससे संबंधित है। तो 54 को आप लोग इंग्लिश में देख सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नुमिनस जो है ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सुरक्षित और स्वास्थ्यकर जल के निकास से क्या क्या उपयुक्त है? सुरक्षित और स्वास्थ्यकर जल निकास में जो उपयुक्त है ये सब कुछ है। ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसमें जो शामिल है, इससे रोगजनक कारक नहीं होते हैं, ये भी शामिल है। यह रसायन के उच्च जोखिम से मुक्त होता है। यह घरेलू उद्देश्य के लिए उपयोगी होता है। तो ये सारे जो हैं सुरक्षित और स्वास्थ्यकर जल के लिए निम्नलिखित में ये जो है सारे जो है उपयुक्त हैं। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको इंग्लिश में देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अबव ऑल। तो ये इसका 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 जो है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक परिपक्व ग्राफियन पुटुक के वितरण के बाद अंडाशय से एक द्वितीयक अंडक बाहर निकलता है, ये क्या कहलाता है? तो ये जो कहा जाता है इसको अंडोत्सर्जन कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है 3rd करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप लोग यहाँ जो 56 जो क्वेश्चन है इसको आप लोग इंग्लिश में देख लीजिए। तो इसको जो कहा जाता है ओवुलेशन कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो 3rd करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न से कौन सा रोग होता है? तो कैल्शियम की कमी की जो वजह से जो रोग होता है ये ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। जिसमें जो है इसको जो कहा जाता है कैल्शियम की कमी की वजह से जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस होता है, और इसमें जो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसका ऑप्शन जो है 2nd करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं जो कैल्शियम की डिफिशियंसी से जो ओल्ड एज में जो बीमारी होती है ये ऑस्टियोपोरोसिस होती है। तो इसका ऑप्शन 2nd करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्राथमिक चिकित्सा में 3P का क्या है? तो 3P का क्या मतलब है इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे बताइए आप लोग। तो इसका ऑप्शन जो यहाँ पे जो 1st करेक्ट हो जाएगा। जीवन की रक्षा करना, बिगड़ती स्थिति को रोकना और वसूली को बढ़ावा देना, ये इसका जो है 3P का लक्षण। तो इसको इंग्लिश में देखते हैं, वहाँ उससे बेटर समझ में आएगा इंग्लिश में 3P का क्या मतलब है। तो यहाँ पे जो 3P का जो फर्स्ट एड में जो प्राथमिक चिकित्सा में जो 3P का जो मतलब है ये है प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट द सिचुएशन वर्सिंग एंड प्रमोट रिकवरी। ये जो है 3P का फुल फॉर्म है। तो आप लोग देख लीजिए, इसका ऑप्शन 1st करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 जो क्वेश्चन है, बच्चों को यौन शिक्षा देना क्यों आवश्यक है? तो बच्चों को यौन शिक्षा देना क्यों आवश्यक है इसके बारे में पूछा गया। तो इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे इसका ऑप्शन 1st करेक्ट हो जाएगा। यह जिज्ञासा है जिसे शांत ना करने में बच्चों के सर्वांगीण विकास में अनेकों बाधाएं आ सकती हैं। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे 1st करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप लोग इंग्लिश में देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है 1st करेक्ट हो जाएगा कि सेक्स एजुकेशन बच्चों को देना क्यों आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सहायक पर्यवेक्षण प्रक्रिया में शामिल है। तो सहायक पर्यवेक्षण प्रक्रिया में शामिल है सिवाय, तो यहाँ पे कौन शामिल नहीं इसके बारे में पूछा गया है। तो दंड देना ये जो है सहायक पर्यवेक्षण प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे 2nd करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो सहायता करना, मार्गदर्शन करना और प्रोत्साहन करना ये जो है सहायक पर्यवेक्षण में शामिल है, और दंड देना जो है इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग इंग्लिश में देख सकते हैं द सपोर्टिव सुपरविजन प्रोसेस इंक्लूड एक्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या शामिल नहीं, तो ये जो पनिश करना ये इसमें शामिल नहीं है। तो अब जो हम लोग देखने वाले हैं, जो 10 क्वेश्चन आएंगे, जो जीएस के 10 क्वेश्चन आएंगे उनको देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और देखते हैं आगे जो जीएस के क्वेश्चन है वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो जीएस का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो 1939 में जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो की थी ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो इसका ऑप्शन जो है 3rd करेक्ट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने जो है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और सुभाष चंद्र बोस जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसके 2 बार अध्यक्ष बनाए गए थे। 2 बार उसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो ये जो बनाए गए थे, जो सबसे पहली बार बनाए गए थे, ये हरिपुरा का जो अधिवेशन हुआ था 1938 में। जो हरिपुरा का जो है 1938 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें बनाए गए थे। और उसके बाद जो त्रिपुरी का जो हुआ था 1939, त्रिपुरी का जो हुआ था वो 1939 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसके जो है अध्यक्ष बनाए गए थे।
लेकिन जो त्रिपुरी में जो 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 उसके अध्यक्ष बनाए गए थे, लेकिन यहाँ पे गांधी जी की से उनका मतभेद हो गया था, जिसकी वजह से इन्होंने जो त्रिपुरी का जो सेशन था उससे अपना इस्तीफा दे दिया था। तो इसका जो फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो यहाँ पे आप लोग इंग्लिश में देख सकते हैं, जो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट जो है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा जो जो कौन सा जो समुद्र तट है, कौन सा लंबा है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये जो मरीना समुद्र तट जो है, जो मरीना बीच है, ये जो है सबसे लंबा समुद्र तट है। और जो मरीना समुद्र तट जो है, ये जो तमिलनाडु के चेन्नई में है। जो मरीना बीच है ये जो है चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, तो ये चेन्नई में स्थित है मरीना बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इंग्लिश में देख सकते हैं मरीना बीच, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो विधानसभा हो या जो है लोकसभा, इसका जो सदस्य बनने की जो कम से कम आयु जो होनी चाहिए किसी व्यक्ति की, तो ये 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष जो है विधानसभा या जो लोकसभा है, इनका सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और राज्यसभा जो है उसका सदस्य बनने के लिए जो एज होनी चाहिए 30 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो एज होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, जो 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इंग्लिश में देख सकते हैं, तो इसकी एज होनी चाहिए 25 ईयर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है? तो जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की जो रैंक है 2023 में जो रैंक रही, ये रही 8वां स्थान भारत का रहा। 8वां स्थान जो भारत का रहा जलवायु परिवर्तन सूचकांक। तो इंग्लिश में आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, जो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक जो रही 8th रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन करती है? तो जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन या शक्तियों का विभाजन जो होता है, इसके लिए जो अनुसूची बना है जो भारतीय संविधान में, ये 7वीं अनुसूची जो है, इसमें 7वीं अनुसूची का ये जो मुख्य कार्य है, जो विभाजन करता है सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन, जो मतलब जो अनुसूची है, कौन कौन से कार्य जो है सेंटर के लिए है, कौन कौन से स्टेट के लिए, तो ये जो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। लेकिन जो छठी अनुसूची है ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंध है इस छठी अनुसूची का। और जो 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं के बारे में बताया गया 8वीं अनुसूची में। और जो 9वीं अनुसूची जो है नौवीं अनुसूची में ऐसे नियमों को डाला गया है जिन पे जो है मतलब कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जो उनको जो है 9वीं अनुसूची में डाला गया है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 7वीं अनुसूची। और जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान में कुल जो 12 अनुसूची हैं, तो हमारे संविधान में 12 अनुसूची है, तो उनके डिफरेंट जो अनुसूचियों के जो कार्य होते हैं अलग अलग, तो आप लोग उनको पढ़ लीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में कोई ना कोई किसी ना किसी अनुसूची से क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। तो इसको आप लोग इंग्लिश में पढ़ लीजिए, इसके लिए जो होता है 7th शेड्यूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवाएं शर्त कौन तय करता है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो वेतन और उसकी सेवाएं शर्तें जो डिसाइड करता है, ये जो होता है ये संसद के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, संसद के द्वारा ये सब डिसाइड किया जाता है। और इसका जो आर्टिकल होता है, जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए जो संविधान में आर्टिकल दिए हुए हैं, ये आर्टिकल दिए हुए हैं 148 से लेकर कर 151 तक जो आर्टिकल दिए हैं ये के लिए दिए हुए हैं हमारे संविधान में। तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, इसके लिए जो है पार्लियामेंट ये शर्तें डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है, 1956 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत का जो सेकंड युद्ध जो हुआ था, ये जो हुआ था अकबर और हेमू के बीच में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये 1526 ईस्वी में हुआ था। ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और यहाँ पे पूछा गया पानीपत का सेकंड युद्ध, ये जो हुआ था अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बैटल ऑफ पानीपत जो सेकंड हुई थी, ये जो हुई थी अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सरकार ने आधार नियमों में संशोधन करते हुए निर्दिष्ट किया है कि आधार बनाए जाने के डैश वर्ष के पूरे होने से कम एक बार सहायक दस्तावेजों को अपडेट करना जरूरी है। तो ये करंट का क्वेश्चन है कि अभी जो गवर्नमेंट ने कुछ रूल चेंज किए हैं, आधार कार्ड से संबंधित कुछ रूल चेंज किए हैं। तो अब ये कहा गया अगर कोई आधार कार्ड किसी ने बनवाया है तो 10 साल के अंदर उसको अपडेट करना कंपलसरी है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है थर्ड करेक्ट हो जाएगा, 10 वर्ष। तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं, ये इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, तो इसका जो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, 10 वर्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किन राज्यों में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो 2011 की जो सेंसस हुआ था इसके तहत जो सबसे अधिक साक्षरता जो है ये केरल राज्य में है। तो इसका ऑप्शन जो है थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है, नवंबर 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया। तो जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए जो चुना गया ये चुना गया, इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये जो चुना गया शरद कमल अचंता को जो इसके लिए चुना गया। तो इसको इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं, इंग्लिश में इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। तो अब आगे के जो 10 क्वेश्चन होंगे ये इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। तो अब ये इंग्लिश के क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो देखते हैं ये कौन कौन से क्वेश्चन है 10 इंग्लिश के। तो इसमें सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ना है। तो सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड पीयर। पीयर जो ये वर्ड जो अंडरलाइन किया है इसका सिनोनिम बताना है। तो इसके बारे में बताना है। तो इसको पहले आप लोग ये जो सेंटेंस पढ़ लीजिए। ही वॉज अ पीयर ऑफ द जॉर्ज वॉशिंगटन। ही वॉज पॉलिटिकली वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स। तो ये इसके बारे में तो पीयर के बारे में बताना है। तो यहाँ पे जो पीयर का जो सिमिलर हो जाएगा इसका जो होगा कंपेनियन इसका जो है सिनोनिम हो जाएगा। तो पियर का जो सिनोनिम हो जाएगा कंपेनियन। तो यहाँ जो पियर है, पियर का मतलब होता है जो समकक्ष होता है, जो किसी के समकक्ष होता है उसका मतलब जो समकक्ष या मतलब समकक्ष हो या जो एज में समान हो तो उसको कहा जाता है, उसको पियर कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका कंपेनियन इसका जो है सिमिलर जो है सिनोनिम हो जाएगा। बाकी जो यहाँ पे जो इन्फीरियर का मतलब होता है घटिया घटिया क्वालिटी का कोई गुड्स होता है उसको इन्फीरियर कहा जाता है। और कॉम्पिटिटर जो होता है जो प्रतियोगी या प्रतिस्पर्धा जो करता है उसको कॉम्पिटिटर कहा जाता है। और जो क्राउड जो है क्राउड जो भीड़ जहाँ इकट्ठा होती है उसको क्राउड कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यहाँ पे एंटोनिम बताना है। तो मतलब इसका अपोजिट बताना है। फ्रूगल है इसका अपोजिट बताना है। तो फ्रूगल का जो अपोजिट हो जाएगा ये हो जाएगा लेवाइज जो है फ्रूगल का अपोजिट हो जाएगा। तो फ्रूगल का जो हिंदी मीनिंग होता है ये होता है अल्पव्ययी, जो कम खर्चा करता है, जो कम खर्चीला होता है उसको फ्रूगल कहते हैं। और लेवाइज जो होता है जो मतलब लुटाता है, बहुत खर्चीला होता है उसको लेवाइज कहा जाता है। तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। बाकी तो आई हो आप सभी को पता होगा लिटिल जो होता है जो बहुत छोटा होता है उसको लिटिल कहा जाता है। अपलिफ्ट या मतलब किसी का उद्धार करना है या किसी को प्रेरणा देना, ये उसको अपलिफ्ट करना होता है। और पिटी जो होता है छोटा मोटा या जो क्रूर होता है या तुच्छ होता है उसको जो कहता है पिटी कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें डायरेक्शन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम एंड फ्रेज। तो ये जो फ्रेज दिया हुआ नीड ऑफ द आवर्स, जो ये फ्रेज दिया हुआ इसका जो करेक्ट जो है इसका मीनिंग बताना है। तो नीड ऑफ द जो आवर्स जो है इसका ये जो फ्रेज है इसका जो अर्थ हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द रिक्वायर्ड थिंग इन अ अर्जेंट सिचुएशन। तो ये इसका जो है फ्रेज का जो है करेक्ट जो है इसका मीनिंग हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों के ये जो क्वेश्चन जो इंग्लिश में आएंगे इसके लिए आप लोगों को जो ईडियम फ्रेजर और वोकैब जो है इसको काफ़ी से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। ईडियम फ्रेज हो गया और वोकैब हो गई और जो प्रीपोजिशन फिलर इन सबसे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन आने हैं तो कुछ ज़्यादा मतलब क्वेश्चन घुमा के नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो डायरेक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड ऑफ फ्रेज दिया है इसके बारे इसका मतलब बताना। जो वेटरन दिया हुआ वेटरन का क्या मतलब है। तो वेटरन जो कहा जाता है जो बहुत मतलब किसी ऐसे पर्सन को वेटरन कहा जाता है जो किसी मतलब फील्ड में जो है बहुत अच्छा कार्य करता है, तो उसको जो वेटरन कहा जाता है। तो इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ए पर्सन हु हैज़ हैड ए लॉन्ग एक्सपीरियंस इन द पर्टिकुलर फील्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसको जो कहा जाता है वेटरन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन फिल करना है। यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। तो वी आर गोइंग टू डील डैश टेक्निकल सब्जेक्ट। तो यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन फिल होगी डील विथ जो है टेक्निकल सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो विद आएगा तो ये यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये एक पैसेज दिया हुआ, तो आप लोग पैसेज को ध्यान से पढ़ लीजिए। आप लोग ध्यान से पैसेज पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं सीधे पैसेज का आंसर बताता हूँ। आप लोग फिर अपने अकॉर्डिंग लगाइए कि आप लोग जो आंसर लगा रहे हैं वो सही है या नहीं, क्योंकि एक पैसेज भी आएगा आप लोगों के एग्जाम में हो सकता है। तो आप लोग पैसेज पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेंगे पैसेज से भी बनेंगे। तो आप लोग पैसेज पढ़ लीजिए, उसके बाद जिसके जो क्वेश्चन दिए हैं उनको ट्राई करिए। तो आई होप आप सभी लोगों ने पैसेज को पढ़ लिया होगा। तो अब क्वेश्चन देखते हैं इस पर।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा व्हाट डिड द फार्मर फाइंड वाइल गोइंग टू द फील्ड। तो फार्मर, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए स्नैक, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट डिड द फार्मर डू इंस्टेंटली बाय द सीइंग द स्नैक। तो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पुट इट ऑन हिज चेस्ट। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो हो जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेटलिंग। सेटलिंग का जो इसका जो मीनिंग हो जाएगा टू स्लाइड। तो इसका ये सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड द फार्मर किल द स्नैक। तो ये इसका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड इससे आगे जो आपके जो क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन जो आएंगे रीजनिंग के आएंगे, और जो 10 क्वेश्चन होंगे वो मैथ के क्वेश्चन होंगे। तो आई होप आप लोग उनकी तो तैयारी कर ही लिए होंगे। तो आप लोग उन क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा कहीं से। तो इस टेस्ट सीरीज में जो है टोटल जो है 80 क्वेश्चन है। तो अगर फिर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।